लास्ट लेक्चर में मयंक अपना पोएम कंप्लीट हुआ था, राइट? नहीं, किया था भारत महिमा और फिफ्थ स्टैंजा बाकी है, राइट? तो जैसा रहेगा मुझे बताना। ये पहला हो गया था और दूसरा भी हो गया था, विश्व गुरु की बात, और किस तरह से हमने संगीत के माध्यम से सारी दुनिया में ज्ञान को फैलाया, ये भी हो गया। और उसके बाद चौथे में किस तरह से भारत के महापुरुषों ने सारी दुनिया में धर्म और सच्चाई का लोगों को रास्ता दिखाया और ये साबित किया कि सिर्फ तलवार के दम पर ही किसी को नहीं जीता जा सकता है। हाँ, ये जरूर बताया कि आप तलवार से हजारों लोगों को जीत सकते हो, लेकिन धर्म और सच्चाई से करोड़ों दिलों पर राज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे का, यहां से या इसके आगे से, ये हो गया था ना, यहां से यहीं से ना, गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। इसके बाद ये भी हो गया है। ओके, ठीक है, ये स्लाइड हो गया है, तो बहुत काफी कुछ हो गया है। हाँ, ओके। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं, हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। कवि जयशंकर प्रसाद जी यहां से ना हमको कोई महत्व नहीं बता रहे, हमें इस बात का एहसास दिला रहे हैं, हमें अपने भारत का इतिहास बता रहे हैं। और कवि ने इतिहास बताते हुए कहा कि किसी का हमने, यहाँ पे कुछ मीनिंग है नहीं, ये दोनों लाइन में सिर्फ समझना है आपको। कवि ने कहा कि किसी का हमने, हमने मतलब हम हिंदुस्तान के नागरिकों ने कभी किसी का हक नहीं छीना, अधिकार नहीं छीना, संपत्ति नहीं छीनी, हमने कभी किसी का कुछ छीना नहीं। और प्रकृति का रहा पालना यहीं, प्रकृति, नेचर, हिंदुस्तान की जो प्रकृति है, यहाँ का जो वातावरण है, दुनिया में सबसे अनोखा है, सबसे अद्भुत है। कुछ लोग स्विट्जरलैंड घूमने के लिए जाते हैं, कुछ लोग न्यूजीलैंड घूमने के लिए जाते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं, लेकिन वहां पर एक चीज का आनंद लेने के लिए जाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की विशेषता कवि ने क्या बताई कि हमारा पालन जो है, हमारा पालन पोषण, हमारी देखभाल इसी भारत की प्रकृति में ही हुई है। और भारत की प्रकृति कैसी है? बोले 6 ऋतुओं वाली है। यहाँ 6 ऋतुएं, 6 अलग अलग प्रकार के मौसम हैं। तो ये जो अनोखापन है भारत की प्रकृति में, ये दुनिया में और कहीं नहीं मिलता है। और दूसरी पंक्ति में कवि ने कहा कि हमारी जन्मभूमि थी यहीं,
हमारी जन्मभूमि थी, मतलब हम जन्म लिए थे यहीं इसी भारत की मिट्टी में, हम कहीं से आए थे नहीं, मतलब हम किसी दूसरे देश से आकर हम यहाँ बसे नहीं थे। ये किसकी बात कर रहे हैं? कौन यहाँ पर पैदा हुआ था, कौन यहाँ पर रहा, कौन यहाँ पे पला बढ़ा, किसने कभी किसी का अधिकार नहीं छीना? ये आर्यों की बात हो रही है। अपने इतिहास में पढ़ा होगा कि आर्य जो हैं वो इसी देश की धरती पर पैदा हुए थे, और इसको पहले भारत जो नाम पड़ा, भारत देश का, हिंदुस्तान का, भारत नाम पढ़ने के पहले, मतलब महाभारत के भी कई सौ साल पहले, जब भारत का जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले इस देश का नाम था आर्यावर्त। आर्यावर्त कहा जाता था। और आर्यावर्त क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये आर्यों की धरती कही जाती थी और उन्हीं का यहाँ पर जो है अधिकार था, लेकिन उन्होंने कभी किसी का हक नहीं छीना। जो भी हमारे यहाँ आया, यहाँ के लोगों ने हृदय खोलकर उनका स्वागत किया, और यही कारण है कि अनेक जातियां यहाँ आई और बसी और उनको पूरा सम्मान मिला। ऐसा कवि कह रहे हैं कि किसी का हमने छीना नहीं, और प्रकृति का रहा पालना ही, इसी प्रकृति में हमारा पालन पोषण हुआ है, क्योंकि ये हमारी जन्मभूमि थी, हम कहीं और से आकर बसे नहीं थे। यहां तक समझ में आया? इसका भावार्थ देख लीजिए। कवि जयशंकर प्रसाद जी इन दो पंक्तियों का भावार्थ बताते हुए हमें कहते हैं, भारतवासियों ने कभी भी किसी की संपत्ति या राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया, कभी किसी का अधिकार छीनने का प्रयास नहीं किया, और हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु खुले हाथ से प्रदान की है। प्रकृति की हमारे देश पर महान कृपा रही है। यहाँ की हरी भरी भूमि, बर्फ से ढकी पहाड़ियां, घाटियां, वादियां, निरंतर बहने वाली नदियां, झरने, फल फूल, संसाधनों, संसाधन मतलब जो भी सोर्स हैं चीजों को प्राप्त करने के, संसाधनों से भरपूर या सुविधा से भरे हुए जंगल सभी बेजोड़ हैं। भारत सदा से हमारी जन्मभूमि है। हम इसी देश की संतानें हैं, क्योंकि हम इसी देश में पैदा हुए हैं। हम बाहर के किसी स्थान से नहीं आए हैं, जैसा कि कुछ विदेशियों का कहना है। कुछ इतिहासकार अपने किताबों में लिखते हैं कि ये आर्य जो है वो भारत के नहीं थे, ये अफगानिस्तान के उधर से चलते हुए इधर आए। और कुछ लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान में जो पर्वत है, हिंदुकुश, हिंदुकुश पर्वत है, वहां से आए थे, इसीलिए ये हिंदू कहे गए, जो कि गलत है। हमारा जन्म यही इसी देश में हुआ था, और पहले का इतिहास बताता है कि अफगानिस्तान तक भारत था। ये कवि ने भारत की महानता को एक एक करके चुन चुन कर यहाँ पर कविता के माध्यम से बताया। लिख लीजिए, अगर आपको लिखना है भावार्थ तो लिख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है, और इसमें मैंने बहुत सारी चीजें मेंशन भी की हैं जो आपके भावार्थ से रिलेटेड हैं। तो प्लीज नोट कर लो फटाफट। ये कविता जो है ये सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि पूरे हमारे इतिहास का भारत की डॉक्यूमेंट्री है, कि एक एक स्टेप में एक एक इतनी बड़ी बड़ी, इतनी ज्यादा स्टोरी आपको बताई है इस कविता में, कि अगर आप इनको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा। हर बार आप एक गहराई में जाकर नई चीज सीखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस साल के एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है पोएम। बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से ये पोएम पूछी नहीं गई है, और पहली कविता है, इसलिए जरूर इस साल पूछी जाएगी। हाँ, बिकॉज मैं फ्लाइट जोन में हूं, तो इसके लिए जब प्लेन जाती है तो जोर की आवाज आती है।
डन हो गया सबका लिख के? हाँ, जिसको ना कुछ बोलना हो, पालना मतलब पालन पोषण होना, पलना है ना। कुछ लोग कहते हैं बस मैं भोजन पे पल रहा हूं, मतलब मेरी जिंदगी चल रही है। हाँ हर्ष, ठीक है, तो आगे बढ़े। आइए इसके आगे वाली पंक्ति में चलते हैं। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। बहुत बड़ी बात कही कवि ने यहाँ पे, पहले मीनिंग लिख लो एक एक करके। चरित मतलब चरित्र, कैरेक्टर, और पूत मतलब पुत्र, बेटा, और भुजा मतलब शोल्डर, भुजाएं, हाथ, भुजा में क्या, शक्ति, शक्ति मतलब ताकत, बाहु, भुजा मतलब बाहु होता है ना, बाहु से ही नाम बाहुबली पड़ा था। आप ऐसा भी कह सकते हैं भुजा में शक्ति थी मतलब बाहुबली थे, ऐसा भी कर सकते हैं, मीनिंग सेम है। और नम्रता, नम्रता मतलब विनम्रता, संपन्न, नम्रता मतलब विनम्रता, पोलाइटनेस, और संपन्न मतलब समृद्ध या भरी हुई। हृदय के, हृदय मतलब दिल के, गौरव में था गर्व, गर्व मतलब प्राउड, गर्व की भावना, और किसी को देख न सके विपन्न, विपन्न मतलब गरीब। कितनी बड़ी बात कही और कितनी सारी अच्छी बातें कही कवि जयशंकर प्रसाद जी ने यहां पर इन दो पंक्तियों में। विशेष बात क्या बताई, कहते हैं कि हमारे देश की मिट्टी जो है ना, वो इतनी महान है, इतनी पवित्र है कि देखो, नाम तो इसका भारत है, लेकिन यहाँ के लोगों की सोच इतनी अच्छी है कि इसे भी हम भारत माता कहते हैं। क्यों भारत माता कहते हैं? क्योंकि आदमी या बच्चा पिता से ज्यादा माँ से प्यार करता है, पिता से ज्यादा माँ ख्याल रखती है, तो देश को हम क्या मानते हैं, माँ मानते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद जी ने कहा, टू लाइन का फर्स्ट वर्ड का मीनिंग, चरित्र पूत, बता रहा हूं, यस वेट। तो भारत माता कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ इस देश की मिट्टी में जो पुत्र पैदा होते हैं, जो संतानें पैदा होती हैं, वो चरित्रवान होती हैं। उनका चरित्र, उनका कैरेक्टर, उनकी छवि वो बहुत अच्छी होती है, कभी किसी को गलत नजर से नहीं देखते हैं, है ना। और कहते हैं कि हम पूरे देश के, देखो जब हमारे देश के नेता स्पीच देते हैं तो कैसे रिस्पेक्टिव वर्ड यूज करते हैं, भाइयों एवं बहनों और माताओं, ऐसे शब्द का प्रयोग करने का मतलब अपने चरित्र को बेहतर बताना होता है कि मैं इसी नजर से, इसी नजरिए से सभी को देखता हूं कि जितनी उम्र दराज महिलाएं हैं वो मेरे लिए माँ के समान है, और जो छोटी हैं हमसे वो बहन के समान है, इस तरह से। तो यही चीज यहां पर भी कवि ने कहा कि चरित थे पूत, मतलब पुत्र जो पैदा हुए इस देश में वो बहुत चरित्रवान थे, एक क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी क्या, कहते हैं भुजा में शक्ति, उनकी भुजाओं में बहुत ताकत हुआ करती थी। यहाँ पे देखो मैंने कुछ पिक्चर्स भी आपसे शेयर किया है महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज का, कि इनकी भुजाओं में इतनी ताकत थी कि ये दुश्मन से जब लड़ते थे, आज भी देखो
छत्रपति शिवाजी महाराज की जो तलवार रखी हुई है म्यूजियम में, देखो उसका वेट कितना है कि एक अच्छा खासा आदमी उसको उठा नहीं सकता है। तो सोचो उनके अंदर कितनी ताकत रही होगी। और इतने चरित्रवान होने, इतने ताकतवर होने के बावजूद भी उनके अंदर एक जो सबसे ज्यादा क्वालिटी अच्छी थी वो थी नम्रता रही सदा संपन्न। नम्रता मतलब विनम्रता, पोलाइटनेस, हमेशा हम्बल रहते थे और बड़े प्यार से, सलीके से लोगों से पेश आते थे। अपनी ताकत नहीं दिखाते थे, अपना पावर, अपनी सत्ता का घमंड किसी को नहीं दिखाते थे। वो एक गरीब आदमी से, एक सामान्य व्यक्ति से भी बड़ी विनम्रता से पेश आते थे। आप सीन में देख रहे होंगे कि जाते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज खेत में खड़े होकर काम करते हुए लोग भी जब उनको प्रणाम करते हैं तो रुक कर वो उनसे उनके हालचाल पूछते हैं, ऐसे थे। तो ये क्या है? ये विनम्रता को बताती है। और वो चरित्रवान पुत्र तो विनम्रता का खजाना हुआ करते थे। उनके अंदर विनम्रता ही विनम्रता रहती थी। चरित्र मतलब चरित्र, सामने मीनिंग में लिखा हुआ है। मैंने बताया भी तीर्थ, मैंने बताया भी आपको, चरित्र मतलब कैरेक्टर, चरित्रवान, गुड कैरेक्टर। ठीक है। हृदय के गौरव में था गर्व। मैं सेकंड लाइन बता रहा हूं, फर्स्ट लाइन क्लियर हुआ? तीन क्वालिटी फर्स्ट लाइन में बताई कि हमारे देश के जो पुत्र हुए वो बहुत चरित्रवान थे। दूसरा, उनकी भुजाओं में अपार शक्ति थी। तीसरा, फिर भी वो विनम्रता से भरे हुए रहते थे। अब नीचे के लाइन में कहते हैं हृदय के गौरव में था गर्व। उनके दिल के अंदर, दिल में गौरव की भावना थी, गर्व की। गौरव मतलब गर्व ही हुआ। हाँ, यहाँ पे सिर्फ राइमिंग पूरा, वो मात्रा पूरा करने के लिए ऐसा शब्द रिपीट करके दिया गया है कवि के द्वारा। और कहते हैं हृदय के गौरव में था गर्व, मतलब इस देश के पुत्रों को अपने देश के ऊपर गर्व था कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। किसी को देख न सके विपन्न, हम कभी किसी को, विपन्न मतलब गरीब, नहीं देख सके। मतलब इतने वीर होकर, इतनी विनम्र होकर, इतने चरित्रवान होने के बाद भी अपने देश पर गर्व था। और ये गर्व होने की बात ही है कि हम कभी किसी को गरीब नहीं देख पाते थे, हम उसके लिए मदद के लिए तैयार रहते थे, खड़े रहते थे। ये जो अच्छी सोच है, यही हमारे देश के लोगों को महान बनाती है। और जब लोग महान बनते हैं तो लोगों से देश भी महान बनता है। ये कविता में कवि ने इन दो पंक्तियों में हमें समझाने का प्रयास किया है। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट यहां तक? भावार्थ देखें इसका? नहीं ना आनंद? भुजा मतलब बता रहा ना, शोल्डर, शोल्डर, हाथ जहां से जुड़े हुए हैं। हाँ मयंक, समझा ना? ठीक है, अब देखते हैं भावार्थ, नोट कर लेना। भारत माता के पुत्र सदा से चरित्रवान रहे हैं, उनकी भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है। आप भुजा का मतलब नहीं समझते हो तो हाथ लिख लेना वहां पे और कंफ्यूज मत होना। ठीक है। उनके हाथों में ताकत थी, वो भी बहुत ज्यादा ताकत थी। और वे वीर होकर भी हमेशा नम्रता पूर्वक व्यवहार करते रहे हैं। उनके हृदय में देश के गौरव के प्रति गर्व, अपार श्रद्धा, श्रद्धा मतलब फेथ, विश्वास, भरोसा, किसके प्रति? अपने देश के प्रति। और देशभक्ति की भावना रही है कि देश के लिए कभी भी मर मिटने को तैयार रहते थे। एक बहुत अच्छी पहले कविता थी, आगे आपको बताऊंगा कि वो कविता कैसे हमें देशभक्ति की भावना हमारे दिल में जगाती है। कि वे कभी भी किसी को दुखी नहीं देख सकते थे, दीन दुखियों की सेवा के लिए वे सदैव तत्पर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं।
विक्रोली से जिसने भी ना हैंड रेज किया, नेक्स्ट टाइम से कोई भी मत करना। मैं चैट बॉक्स ओपन करके बैठा हूं, अगर आपको कुछ बोलना है तो चैट करो। नेक्स्ट टाइम से किया ना तो मैं रिमूव कर दूंगा, बिकॉज हर बार जैसे आप हाथ उठाते हो स्क्रीन जो है हट जाती है, फिर बाद में मुझे फिर से उससे कनेक्ट करना पड़ता है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज नेक्स्ट टाइम से मत करना, ठीक है? जिसने भी किया मत करना भी। लिख लो फटाफट। किसी को कुछ भी बोलना है तो चैट बॉक्स में जाके सीधा चैट करो, पर्सनल मेरे से जो भी डाउट है पूछो, हाथ उठाना नहीं कोई भी। और नेक्स्ट टाइम से अगर स्क्रीन हटा ना तो जिसने हटाया ना उसको हटा दूंगा। घाटकोपर राज पटेल, राज पटेल घाटकोपर, मैं वार्न कर रहा हूं और बार बार आप क्यों हाथ उठा रहे हो? मैंने मना किया ना अभी। घाटकोपर से कौन है सर, जरा इनको समझाओ जरा। विभा, विक्रोली, विभा, मयंक, क्या कर रहे हो तुम लोग? विभा शर्मा, क्या हो रहे हैं? निशांत सर, हाँ सर बोलिए। ये बार बार इन लोग को मना कर रहे हैं और बार बार हाथ हटा के स्क्रीन हटा दे रहे हैं लोग, क्यों ऐसा कर रहे हैं? स्क्रीन हटा रहे हैं मतलब क्या ना, वो रेज हैंड करते हैं तो स्क्रीन जो है ना हट जाता है, फिर बाद में फिर से मुझे वो करना पड़ता है, कनेक्ट करना ठीक है, पड़ता मैं बात करता हूँ सर। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स ना, विल सॉल्व द डाउट्स एट द एंड ऑफ द लेक्चर। हम लोग लेक्चर के एंड में डाउट सॉल्व करेंगे। अगर आप बीच में हाथ ऊपर करेंगे अभी, सो आई विल रिमूव यू फ्रॉम द लेक्चर। मेरे को अगर किसी का भी हाथ अभी ऊपर आते वक्त दिखा तो मैं वार्निंग में नहीं दे रहा हूँ, मैं लेक्चर से निकाल दूंगा। आपको जो भी डाउट्स है आप लास्ट में पूछ लेना सर से। हाँ, और चैट बॉक्स ओपन है, किसी को कुछ है तो चैट करो, मैं तो भी क्लियर कर रहा हूँ ना सर, उनको भी चैट करने दो, ठीक है? If you raise, yeah, thank you. थैंक यू सर। हाँ, लिख लिया सबने? ठीक है, ठीक है मैम, चलो इसके आगे अगली लाइन में चलते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। कई बातें यहां पे बता रहे हैं। हमारे हमारे मतलब हम हिंदुस्तान के या हम भारत के लोगों के अंदर संचय मतलब होता है जमा करना, ठीक है? संचय मतलब जमा करना। तो आज भी लोग जमा करते, पहले भी लोग जमा करते थे। फर्क क्या? बहुत बड़ा फर्क है। आज जब लोगों को पता चलता है कि ये टमाटर का भाव बढ़ रहा है तो हम जल्दी जल्दी और खरीद के रखने लगते हैं। पहले के लोग ऐसे नहीं करते थे। पहले के लोग जरूरत की चीजें अपने हिसाब से कि वो 2 4 6 महीने के लिए उतना जमा करके ही रखते थे, जो उगाते थे वही रखते थे।
खरीद कर नहीं रखते थे। लेकिन अगर उनसे कोई पूछे कि आप जमा क्यों कर रहे हो, तो कहते थे मान लो अगर कोई आ गया घर पे, कोई जरूरतमंद आ गया, कोई गरीब आ गया, तो हम उसकी मदद कैसे करेंगे। इसीलिए यहाँ पे कवि ने लिखा कि हमारे संचय में था, है नहीं, था क्या, दान। दान की भावना थी, देने की भावना थी। हम जमा भी करते थे तो लोगों को देने के लिए, जरूरतमंद को देने के लिए, दान देने के लिए हम चीजें जमा करते थे। ये एक क्वालिटी है कि हमारे जमा करने के पीछे भी एक अच्छी सोच थी, लोगों को दान करने की। दूसरी, अतिथि थे सदा हमारे देव। अतिथि मेहमान, सदा मतलब हमेशा, हमारे लिए कैसे थे, बोले देवता के समान थे। अगर यहाँ पे आपको समझना है, अतिथि मतलब मेहमान, लेकिन मेहमान का मतलब समझना अलग होता है, अतिथि का मतलब समझना अलग होता है, थोड़ा सा मीनिंग में फर्क है। क्योंकि पर्यायवाची आपने पढ़ा है ना, शब्द संपदा में पर्यायवाची आता है और पर्यायवाची में दिया रहता है कि आप शब्दों को दूसरे शब्द के सब्स्टिट्यूट के जगह पे यूज कर सकते हो, बट मीनिंग थोड़ा सा अलग होता है। पर्यायवाची कभी भी आप सर्च करके पढ़ना तो आपको पता चलेगा कि उनके जगह पे वो शब्द आप यूज कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है। जैसे अतिथि का विलोम शब्द क्या होगा, जरा चैट बॉक्स में आके जरा सब लोग बताओ तो भाई, अतिथि का विलोम शब्द क्या होगा, आता है ना विलोम शब्द लिखने के लिए। महामान, ओके। दुश्मन, ओके। भगवान, प्रतिथि। प्रियंका, प्रतिथि ऐसा शब्द मैंने सुना नहीं है। मेहमान, दुश्मन, ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। विपरीत शब्द, यस यस, विपरीत। मेहमान का विपरीत क्या होगा रिया। हाँ, अतिथि का, यश अतिथि का, नहीं ना, नहीं पता, ठीक है मैं बताता हूं। अतिथि नहीं होता है, अनजान शायद, नहीं 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 खुशी, वेट, हाँ। अतिथि में एक शब्द है और आप उसका मतलब नहीं जानते हो, इसीलिए आप समझ नहीं पा रहे हो। अतिथि में एक शब्द है तिथि। तिथि, तिथि, तिथि का मतलब होता है तारीख, डेट, ठीक है, हाँ तिथि होता है, यस ऋषिता, तिथि है। अब तिथि से उसका ऑपोजिट बना है अतिथि। तिथि मतलब तारीख, अतिथि मतलब जिसके घर आने की कोई तारीख न हो, उसे अतिथि कहते हैं। मतलब जो घर पे अचानक आ जाता है वह अतिथि कहलाता है। अब वो अतिथि सिर्फ मेहमान, हमारा गेस्ट नहीं हो सकता है, कोई साधु भी हो सकता है, कोई भिखारी भी हो सकता है, कोई जरूरतमंद भी हो सकता है। शब्दों को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर उन शब्दों को आपने नहीं समझा है तो शब्द संपदा में आप उसको लिख नहीं सकते हो। कौन से दोनों का। तिथि, तिथि मतलब तारीख। अतिथि और तिथि में फर्क है ना, मैं बता तो रहा हूं, पहले सुनो तो, समझो तो, फिर उसके बाद क्वेश्चन करो। तिथि मतलब डेट, ठीक है। अतिथि मतलब जिसका कोई डेट नहीं हो, कोई तारीख नहीं हो, जो अचानक घर पे आ जाता है। अभी जो तारीख बता के आया, फैमिली में कोई गेस्ट है तो फोन करेगा कल मैं आपके यहाँ पे आ रहा हूं, तो आप समझ जाओगे कल आएगा, आपको तिथि पता है। लेकिन जब कोई साधु आता है, कोई भिक्षा मांगने वाला भिखारी आता है, तो वो तिथि नहीं बताता है। आतिथेय का मतलब सत्कार होता है। प्रियंका, ये अच्छा शब्द है, अतिथि से ही आतिथेय बना है, ठीक है, वेरी नाइस। ऐसे शब्द आप जब डिस्कस करोगे तो शब्द संपदा में आप कभी गलती नहीं कर सकते हो, वेरी नाइस। और आगे कहते हैं वचन। अतिथि थे सदा हमारे देव, ठीक है। और वचन, वचन मतलब बातों में, बातों में क्या थी, सच्चाई थी।
और देव मतलब देवता, देवता के समान। बातों में सच्चाई थी, हृदय में तेज था, मतलब दिल में गर्व था। वचन में सत्य, बातों में सच्चाई, हृदय में तेज, दिल में गर्व और प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा मतलब जो हम कसम खाते हैं, उसमें क्या थी? टेव। टेव मतलब जिद थी, एक जिद हुआ करती थी। कवि जयशंकर प्रसाद जी यहां पर ना कई चीजें बता रहे हैं। देखो 4-5 चीजें यहां पे बताई, एक एक करके बातों को समझते हैं। पहली लाइन आपको समझ में आएगी, उसमें 2 बातें बताई कि हमारे देश के, हमारे जो पूर्वज थे वो जो जमा भी करते थे तो उसमें दान करने की उनकी भावना होती थी। और हमारे घर अचानक आया हुआ अतिथि, वह भी देवता के समान हुआ करता था, हम उसका भी सत्कार करते थे, वो जिस लायक है। अगर साधु है तो उसको हम अनाज भी देते थे, दक्षिणा भी देते थे। अगर भिखारी है, उसे कपड़ा चाहिए तो कपड़ा दान करते थे, अनाज चाहिए तो अनाज दान करते थे, पैसा चाहिए तो पैसा दान करते थे। और सबसे महान बात कहते हैं कि हमारे देश के लोगों की बातों में सच्चाई हुआ करती थी। क्योंकि आज भी दुनिया में हमारा देश सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है, कि जहां पर, जिस धरती पर सत्यवादी हरिश्चंद्र पैदा हुए थे। और दिलों में गर्व। एक बहुत अच्छा गाना मुकेश जी का है, उन्होंने बहुत एक ब्लैक एंड व्हाइट मूवी में मैंने सुना था गाना, और उन्होंने लिखा, ये लाइन, नीचे की लाइन जो है ना, उसी के ऊपर मैं बता रहा हूं आपको। उन्होंने लिखा, मैं 2 लाइन आपको ऐसे गुनगुना के बता देता हूं, ध्यान से सुनो, आपको बहुत मजा आएगा। होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। बोले होठों पे सच्चाई रहती है। देखो कहा ना, वचन में सत्य, बातों में सच्चाई। उन्होंने कहा होठों पे सच्चाई रहती है और दिल में सफाई रहती है। हमारे दिल के अंदर हम बहुत दिल के साफ हैं, दिल के काले नहीं हैं। हम किसी के बारे में गंदा सोचते नहीं है, बुरे विचार रखते नहीं है। सबको हम अपने गले लगाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने देश के ऊपर गर्व है। और कहते हैं प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वो आजकल ना देखो, पहले के समय में अगर कसम खा ली किसी बात की, किसकी तरह? शिवी की तरह। शिवी एक बहुत बड़े राजा थे और उनके यहाँ पे एक बार परीक्षा लेने के लिए यमराज और विष्णु भगवान चले गए। बोले कि शिवी, मैंने सुना है कि तुम बहुत दानी राजा हो। तो बोले नहीं, मैं तो बस लोगों की मदद करने का प्रयास करता हूँ। बोले नहीं, ठीक है। उन्होंने, विष्णु भगवान ने यमराज को शेर बना दिया। तो बोले कि भाई मैं आया हूं, तो एक साधु बन के गए थे, तो उनका सम्मान किया गया। और बोले कि बोलिए महाराज जी। शिवी ने पूछा कि आपका मैं क्या स्वागत करूं, क्या आप चाहते हैं? बोले मैं तो कुछ नहीं, मेरा तो बाद में सत्कार करना। वो मेरा एक शेर है, वो बहुत भूखा है, तो पहले उसको कुछ खिलाओ। तो बोले अच्छा, क्या खाएगा आपका शेर, मैं क्या खिलाऊं आपके शेर को? बोले कि भाई देखो, मेरा शेर जो है जिंदा आदमी का मांस खाता है, और तू पहले अगर मुझे कसम दे कि जो मैं बोलूंगा वो खिलाएगा, तभी मैं बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा, नहीं तो तू मेरे शेर का पेट नहीं भर सकता है। तो बोले मैं कसम खाता हूं, मैं, आप जो कहेंगे मैं वो खिलाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। विष्णु भगवान ने कहा कि एक काम करो, तुम अपने बेटे को लेके आओ और उसका पैर काट के खिलाओ। तो राजा अंदर से डर गए कि एक ही बेटा है, उस बेटे को काट के इनको खिलाऊं। लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि ये जरूर कोई तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा है और तुम्हें इस परीक्षा में खरा उतरना है, और तुम अपने कसम के लिए, अपनी प्रतिज्ञा की जिद को पूरा करने के लिए अगर बेटे की भी कुर्बानी चढ़ानी है तो चढ़ा दो। लेकिन काटने के पहले ही भगवान ने उनको रोक दिया। बोले मैं समझ गया, तुम्हारी प्रतिज्ञा जो है कि तुम हमेशा दान करने के लिए कुछ भी करोगे, तो तुमने वो साबित करके दिखा दिया।
और तुम्हारा नाम हमेशा अमर रहेगा। तो दान में 3 लोगों का नाम लिया जाता है, शिवी, दधीच और कर्ण का नाम लिया जाता है, इसीलिए कर्ण को दानवीर कर्ण कहते हैं। तो उनके प्रतिज्ञा में एक जिद थी कि मुझे अगर दान करना है तो किसी भी हद तक जाकर, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे अपनी जिंदगी गंवानी पड़े, चलेगा, लेकिन मैं वो चीज करके दिखाऊंगा। ये जिद थी उनकी। तो कवि ने यहां पर देखो एक शॉर्टकट में आपको कई कहानियां बता दी। आइए भावार्थ देखते हैं इसका, आपको समझ में आएगा। कवि के मतानुसार, प्लीज नोट करते रहो भावार्थ, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। कवि के मतानुसार, मतानुसार मतलब उनके विचार के अनुसार, भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हम भारतीय यदि धन और संपत्ति का संचय करते थे, पैसा जमा करके रखते भी थे, तो केवल दान देने के लिए, क्योंकि कबीरदास जी ने कहा था, दान दिए धन ना घटे, नदी न घटे नीर, अपनी आंखों देख लो यो क्या कहे कबीर। बोले दान देने से पैसा कभी कम नहीं होता है, और इसीलिए हमारे देश में पैसा कभी कम नहीं था। हम हमेशा जो है सोने की चिड़िया कहलाते थे। और सोने की चिड़िया का मतलब ये नहीं कि हमारे देश के राजाओं के पास भर भर के सोना था, नहीं, हमारे देश के हर एक घर में सोना था। और तब तो घर घर में सोने के बर्तन यूज किए जाते थे। और ऐसा कैसे पॉसिबल था पता है? क्योंकि पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का 40%, 40% जो क्या बोलते हैं मसाला है, सब्जी मसाला, ये भारत में बनता था। और कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री नहीं बनाती थी, घर घर में बनाया जाता था। तब घर घर के लोग काबिल थे और वो व्यापार करते थे, पैसा कमाते थे, सोना बनाकर रखते थे। पहनने से लेकर खाने पीने की चीजों के बर्तन से लेकर हर एक चीज में सोने की चीजों का प्रयोग किया जाता था। ऐसे ही नहीं सोने की चिड़िया थी। हम भारतीय यदि धन और संपत्ति का संचय करते भी थे तो केवल दान के लिए ही करते थे। हमारे देश में अतिथियों को, मेहमानों को हमेशा देवता के समान माना जाता था। भारत के लोग हमेशा सत्य बोलना अपना धर्म मानते थे। ठीक है, सत्य बोलना। अभी आगे बाकी है, हृदय में तेज प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। इतना लिख लिया सबने? वेरी गुड। तो आगे बढ़े, हो गया ना लिख के? फिर से हाथ उठाया। हाँ, देखो आगे की लाइन में दिया है, जैसे शिवी, दधीच और सत्यवादी हरिश्चंद्र। दधीच वही ऋषि थे जिन्होंने अपने जीते जी अपनी हड्डियों को दान दिया था। उनकी हड्डियों से ही इंद्र का वज्र बनाया गया था। जीते जी अपनी हड्डियां दान कर दी थी, मतलब उनके जिंदा रहते ही उनके शरीर को काट के उनकी हड्डियां निकाल ली गई थी, मतलब स्पाइनल कॉर्ड निकाल लिया गया था, जिससे जिससे जो है उनका वज्र बनाया गया था, जो इंद्र के हाथ में कभी आपने देखा होगा रामायण में या महाभारत में। तो वो दधीची की हड्डी से ही बना हुआ था। और सत्यवादी हरिश्चंद्र जो राम के पूर्वज थे, उनके वंशज थे, और इसीलिए जो है उनको सत्यवादी, उनको सम्मान दिया गया सत्यवादी हरिश्चंद्र का। हमारे हृदय में तेज और गौरव था, हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे। अटल मतलब अडिग, कायम। अपने एक बार कसम खा ली तो फिर अपनी बात से टलते नहीं थे। अटल मतलब जो अपनी बात से न टले। क्लियर? लिख लिया? वज्र मीन्स एक इंद्र का एक वेपन है जिसको वज्र बोलते हैं। ठीक है, वेरी गुड, फटाफट आप लोग लिखते हो, ये चीज अच्छा लगता है। चलो आगे। अब ये लाइनें जो है ना, हमारे देश की महानता के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है।
ठीक है, ये हमें रियलाइज कराने के लिए है। क्या कहते हैं? वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। कवि क्या कहते हैं? वही है रक्त, रक्त मतलब खून, और वही है देश, ये देश भी वही है, भारत ही है, और वही साहस, साहस मतलब हिम्मत, करेज, और वैसा ज्ञान। कंपेयर कर रहे हैं किसी से, बताता हूं आपको आगे। और वही है शांति, वही शांति है, क्योंकि भारत हमेशा से शांत प्रिय देश रहा है। कभी भी हमने हिंसा की परिभाषा किसी को नहीं सिखाई, हमने हिंसा करना नहीं सिखाया। वही है शक्ति, और वही ताकत भी है, और वही हम मतलब हम भारत के लोग, दिव्य मतलब महान आर्य संतान। अभी मैंने बताया था आपको 2 लाइन पहले कि भारत को आर्यावर्त कहा जाता था, क्योंकि इस देश को बनाने का पूरा श्रेय जो जाता है वो आर्य को जाता है, और हम सभी आर्यों की संतान हैं। इसीलिए कवि ने कहा कि वही हम दिव्य मतलब महान आर्यों की संतान है, भारत की संतान है, आर्य की संतान है। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे कवि? कवि जयशंकर प्रसाद जी इन 2 लाइनों में हमें इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं। आपको आपने कविता में पढ़ा कि पहले हमारा देश कितना महान था, और हमने पोएम ही पढ़ी, भारत की महिमा, भारत की महानता, और अंत में कवि ने हमको इस बात का एहसास दिलाया कि वही है रक्त जो हमारे देश के पहले के महान वीरों में जो खून था, आज भी हमारी नसों में, हमारी नब्ज में वही खून है, क्योंकि हम उन्हीं आर्यों की संतान हैं, हम उनकी संतान हैं। और बोले वही है देश, पहले जैसा देश महान था, आज भी वैसे ही देश महान है, और जो साहस हिम्मत पहले हमारे पूर्वजों में थी, आज भी हमारे अंदर है, और कहते हैं वैसा ही ज्ञान भी, वही ज्ञान, वही नॉलेज हमारे अंदर भी है जो हमारे पूर्वजों में था, और वही है शांति। ये देश आज भी उतना ही शांत प्रिय देश है। वही है शक्ति, ताकत भी वही है। आप ये मत सोचो सिर्फ जो है महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज में ही ताकत थी, उसके बाद ताकत खत्म हो गई, नहीं, उनसे ही कितने लोगों ने सीखा, उनको ही कितने लोगों ने अपना आदर्श बनाया, और उनके ही बताए हुए रास्ते पे चलते हुए कितना वीरता का जो है उन्होंने इतिहास लिखा। और कवि ने कहा कि वही हम दिव्य आर्य संतान, हम उन्हीं महान आर्यों की संतान हैं। तो हमारा रक्त कैसे बदल सकता है, हमारा देश कैसे बदल सकता है, हमारा साहस कैसे कम हो सकता है, हमारा ज्ञान कैसे कम हो सकता है। और हम तो शांति के रास्ते पे ही जीवन भर चले हैं। आज भी देखो, अगर चाइना के साथ हम लड़ रहे हैं, तब भी हम शांति के रास्ते पे ही चल रहे हैं। हम प्यार से मसला समझौता करना चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो हम नहीं उसको छोड़ेंगे। ये हमारा देश सिखाता है, क्योंकि भारत ने कभी भी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया पहले, और हम नहीं करना चाहते हैं। वही ताकत है हमारे अंदर, फिर भी हम उन्हीं आर्यों की संतान हैं। इस बात का एहसास दिलाया कवि ने। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा दोनों लाइन। कोई डाउट? आइए इसका भावार्थ देखते हैं। आज भी हम भारतीयों की धमनियों में मतलब नसों में, हाँ, उन्हीं पूर्वजों का रक्त, हमारे जो वंशज हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनका ही खून प्रवाहित हो रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है जैसा पहले था, आज से हजारों साल पहले। आज भी भारतीयों में वैसा ही साहस है, वैसी ही हिम्मत है। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे हैं। आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी हैं।
देशवासियों में वैसी ही शक्ति है, हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। यहां तक किसी को डाउट? फटाफट इसका भावार्थ लिखो, फिर हम अपनी अंतिम लाइन की तरफ चलते हैं। आर्य कौन थे? आर्य मतलब यहां पर रहने वाले लोगों को पहले आर्य कहा जाता था, और जो यहां से दूसरे देशों की तरफ चले गए उनको अनार्य कहा गया। ठीक है, जब इतिहास की शुरुआत हुई तो इसको दो पार्ट में कि भाई हिंदुस्तान की शुरुआत कहां से हुई, तो बोले आर्यों से हुई। तो बोले अच्छा, तो दूसरे देश में लोग कैसे गए? बोले जो यहां से निकल कर चले गए उनको अनार्य कहा गया। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हुआ। देखो, बार बार कहने के बाद भी तुम लोग हाथ उठाने से बाज नहीं आते हो। मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स मैंने ओपन करके रखा है, आप मैसेज करो, मैं आपके रिप्लाई कर रहा हूँ, तो क्यों जानबूझ के हाथ उठाते हो तुम लोग और बार बार स्क्रीन हट जाती है? दक्ष, घाटकोपर, यश पवार, विक्रोली, जितना मैं बार बार मना कर रहा हूं, या तो आप लोग को सुनाई नहीं दे रहा, आपका माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है क्या? ईयरफोन लगा के नहीं रखा है क्या? मैं बार बार मना कर रहा हूं मत रेज हैंड करो, तो बार बार क्यों कर रहे हो? हो गया लिख के? चलो अंतिम लाइन की तरफ चलते हैं, और इस कविता की अंतिम लाइनें कुछ इस तरह से हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दें हम सर्वस्व। ऋतुजा, कौन है ऋतुजा ये सर? सर आप लेक्चर कंटिन्यू करिए, अगर कोई हाथ उठाता रहेगा तो मैं एक्शन लेता हूँ। ये देखो ना सर, स्क्रीन हट गई। 4-5 लोग मैं देखिए नाम ले रहा हूँ, देख रहा हूँ जो हाथ उठा रहा है नाम आता है यहाँ पे, मुझे दिख रहा है। स्क्रीन हट गई। हाँ दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ, तो उन्होंने लिखा कि एक पोएम लिखी, पोएम का टाइटल था और भी दूं, और भी दूं, मतलब मैं और भी कुछ देना चाहता हूं। किसे? देश को। और पोएम की लाइनें क्या थी? जो लास्ट की लाइन आपकी दिख रही है ना, निछावर कर दें हम सर्वस्व, ये लाइन से ही रिलेटेड है, इसलिए मैं बता रहा हूं। लाइन की 2 पंक्तियां मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा आपको। एक सेकेंड, हाँ मैं शो कर रहा हूं। हाँ लिख लो फटाफट तब तक। तो वो 2 लाइनें क्या थी? मन समर्पित तन समर्पित, ध्यान से एक एक शब्द सुनना, आपको समझ में आएगा कवि ने क्या कहा है और ये लाइन कैसे यहां से जो है कंपेयर किया है। मन समर्पित तन समर्पित, और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं। क्या कहा? कि मन समर्पित, देश के लिए मेरा मन समर्पित है, या मैं मन से देश के लिए समर्पित हूं। और तन समर्पित, मेरा यह शरीर भी देश के लिए समर्पित है। और यह जीवन समर्पित, मेरी पूरी जिंदगी देश के लिए समर्पित है। चाइना के बॉर्डर पे एलएसी पे मरने वाले एक बिहार के एक शहीद जवान के पिताजी से जब न्यूज वालों ने पूछा कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, आप क्या कहना चाहते हैं, तो उस पिता ने कहा, यह हमारे लिए कितनी गर्व की बात है, उसने कहा एक ही बेटा तो देश के लिए कुर्बान हुआ है, अभी तो हमारे 2-2 पोते हैं, उसके 2-2 बच्चे हैं, उनको भी देश की सेना में भेजेंगे।
और ये सुनकर वहां खड़े लोगों की आंखों में आंसू नहीं था, एक तेज था, एक गर्व था कि यार एक आदमी अपने देश के लिए अपने बेटे की कुर्बानी देने के बाद भी उसको संतुष्टि नहीं है, वो और देश के लिए कुछ करना चाहता है। यही चीज कवि ने लिखा भी कि मेरा मन भी देश के लिए समर्पित है, मेरा ये शरीर भी देश के लिए समर्पित है, मेरी पूरी जिंदगी देश के लिए समर्पित है, लेकिन फिर भी मेरा मन करता है मैं देश के लिए कुछ और करूं। ये तो कम है जो किया, मैं और कुछ करना चाहता हूं। ये जो महान सोच है, कवि ने यहां पे बताया कि निछावर कर दें हम सर्वस्व, हम अपना सब कुछ दे दें देश के लिए, सब कुछ लुटा दें, तब भी कम है। क्यों कम है? क्योंकि देश के अंदर जितने भी जाति, जितने भी धर्म के लोग होते हैं, वो किसी न किसी देश के अंदर होते हैं, और देश किसी भी जाति, धर्म, मजहब से महान होता है। इसलिए कवि ने कहा हमारा प्यारा भारतवर्ष, ये हमारा प्यारा भारतवर्ष है, हम इससे प्यार करते हैं, हम इसको सर आंखों पे रखते हैं, इसलिए हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये जज्बा, ये जोश हमारे दिलों में होना चाहिए, क्योंकि हमारे वंशज, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने हमें यही सिखाया है। हमें भारत को माता कहना सिखाया है, भारत का ही नहीं देश का सम्मान करना सिखाया है, एक दूसरे को अपनाना सिखाया है। हमने कभी किसी का अधिकार नहीं छीना, कभी किसी पर अत्याचार नहीं किया। इन चीजों का पालन हमें आज भी करना चाहिए, क्योंकि हमें ये चीज दिखाना है कि वही रक्त, वही साहस, वही शक्ति आज भी हमारे अंदर है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लाइनें समझ में आई होंगी। आइए इसका भावार्थ देखते हैं और हम एक नए टॉपिक पे चलते हैं। हम जब तक जिए इसी देश के लिए जिए, हमें इसकी सभ्यता, सभ्यता मीन सिविलाइजेशन, और संस्कृति मतलब कल्चर पर हर्ष और गर्व है। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो सर्वस्व, अपना सब कुछ निछावर कर दें। किसके लिए? देश के लिए, क्योंकि यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। भारत देश नहीं है, भारतवर्ष है, संपूर्ण भारत है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारत हमारा है। और कहीं भी हमको जाना पड़े, कहीं भी हमें देश की रक्षा के लिए खड़ा होना पड़े, तो हम जी जान से खड़े रहेंगे, उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। यही सोच हमारी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी कविता समझ में आई होगी, और आप इससे संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में पूछो, नहीं तो मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। मैं शुरू करता हूं, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? मैं प्रश्न पूछना शुरू करूं? बोलो फटाफट। ऋषिता ने कहा हाँ, ठीक है। तो तैयार रहो सब लोग, चैट बॉक्स में आ जाओ फटाफट। हाँ, टेक्स्ट बुक सबके पास है? हाँ, पहला प्रश्न आपके लक्ष्मी। यस, देखो यहां पे दिया हुआ है, कविता में प्रयुक्त दो धातुओं के नाम फटाफट बता दो। दो धातुओं के नाम। धातु मतलब मेटल, सोना लोहा। क्या बात है, पहले से लिख के रखा था क्या बुक में? नहीं ना? अच्छा, दूसरा, भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं। भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं। अतिथि थे देव, बहुत अच्छा। दानवीर, ठीक है, ओके, ठीक है, देख लो, देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। लोहा, स्वर्ण मतलब सोना, दानशीलता और आतिथ्य सत्कार। तभी प्रियंका ने बताया था आतिथेय, वही हम दिव्य आर्य संतान, इसका मतलब आपको बताना है, वही हम दिव्य आर्य संतान। मैंने बताया था, आपको एक्सप्लेन किया था। निम्नलिखित पंक्ति का तात्पर्य आपको लिखना है,
कहीं से हम आए थे नहीं। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट कर लो बस। और ये जोड़ियां मिलाने के लिए भी आप लिख लो, संचय, सत्य, अतिथि, रत्न, वचन, दान, हृदय, तेज, देव। तो ये मैच द फॉलोइंग है। अब ये आप मैचिंग करना, ठीक है। देख लो, भारतवासी आर्य थे और हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। हम भारतवासी किसी अन्य देश से आकर यहाँ नहीं बसे, हम कहीं के निवासी हैं, हम यहीं के निवासी हैं। सभ्यता के प्रारंभ से हम यहीं रहते आए हैं। प्लीज नोट कर लो, हाँ इसको, ये भी नोट कर लो। संचय, मैदान, सत्य, वचन, अतिथि, देव, रत्न, तेज। रत्न तेज नहीं है, हृदय में तेज है, ठीक है। यहाँ पे गलत है, ये लास्ट का, रत्न की जगह पे हृदय लिखना। फटाफट नोट करो और जैसे हो जाए मुझे बताओ मैसेज में। ये क्या हुआ, फिर से स्क्रीन हटा दिया किसी ने, क्या मुसीबत है। वेट वेट वेट, किसी ने हटा दिया। दिख रहा है ना अभी? लिख लो, ये सिर्फ लास्ट का जो दिया है ना यहाँ पे, ये रत्न, रत्न की जगह पे हृदय लिखना, हृदय में तेज। अरे यार, दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा ना सर? नहीं सर, स्क्रीन में कुछ दिख नहीं रहा है। क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, ये सब मस्ती ना सर सिर्फ इन लोग के लेक्चर में होता है बाकी के लेक्चर में नहीं होता है। फटाफट लिखो। ठीक है प्रियंका, निकाल लो। वॉइस मेरी नहीं आ रही है? स्नेहा, मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है ना? ओके। जाने दो अभी, इतना लिख लो बॉस। अब नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में लक्ष्मी लेसन स्टार्ट करूंगा।
और मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ के रखना उसको।